ये आप ही इनके साथ ही है, क्या बात है। चम्मच बटन सारे अच्छा संडे को ही आ गए। अच्छा हाँ संडे को आगे एक दिन लगता है सर कुछ चीज करनी बात क्या बात है, एक दूसरे से लाल जोड़ी बाकी में बुरा नहीं तुझे ना थोड़ा सा है, क्या बात है। अपनी इच्छा के अनुसार जितना मर्जी काट लो, जितनी मर्जी खा लो। अच्छा जितना तुझे मन करता है काट लो। जिंदगी में बड़े काट रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप संजीव पूरी हिट हमें भी God bless you another 10 years and 11 years. Sorry. जो है वो समाज का और दादी का करते रहेगा वो बना लेकिन दूसरा इनका समाज के प्रति और धार्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक तौर से भगवान इनकी जीरानी हो वो आज के शुभ अवसर पर मैं जगन्ना कहते हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह ये दिन आते रहे और हम खुशियाँ मानते रहे कि बड़ा एक बड़ा ऊर्जा मिलती है। खास करके हमारे डॉक्टर साहब आप देखो ये भी मेरे 88 आए हैं। उनका इनका एक निजी शेड्यूल होता है। इनकी सेवा जो है ये पूरे समाज को इन्होंने देखना होता है, पूरे एरिया को देखना होता है। इनकी अलग पहचान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज 10 बजे हम यहाँ पहुंचे थे तो साथियों को 10:30 जनरल जिंदगी का जो हमारे निचोड़ है वो हम सारे इकट्ठा करके मिलजुल के एक दूसरे में इतनी ऊर्जा और एनर्जी करते हैं जो कि हमारी हायर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम अपनी लंबी उम्र करने में इसकी योग्यता को समझते हैं। तो आज इसके साथ ही हमारे प्रोफेसर साहब का जन्मदिन है। 89 ईयर्स 89 बर्थडे या 89 ईयर्स है। I don't know, तो whatever may be, but इनको हार्दिक शुभकामनाएं और इनको हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि लंबी उम्र जिए। मेडिकली हम कहते हैं कि आजकल 120 साल तक रह सकता है। मेडिकली हर एक को रहना चाहिए, पर 100 साल तो होने वाले हैं। 100 साल से पहले मरना मैं जो करता हूँ हम 100 साल के बाद ही उसको स्वर्ग मिलेगा अगर कुदरत का नियम के हिसाब से जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। इसलिए हमें 100 साल से पहले मरने का हक ही नहीं है। 100 साल का राइट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। हम अपने
इस हक के लिए हम लड़ सकते हैं, पर इस लड़ाई में यही है, इसकी लड़ाई में बहुत सी चीज़ें चाहिए। पहले तो इंसान का इतनी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, लिव फॉर 100 ईयर्स के लिए होनी चाहिए, सेंचुरी हिट करनी चाहिए, और एक रोल मॉडल सोसाइटी के लिए हमें पेश करना चाहिए। आज मैं आपको थोड़े से बता दूंगा, एक ही टॉपिक लेकर मैं मेडिकली बता दूंगा कि हमारे लिए टेस्ट कौन से अनिवार्य हैं। मोस्टली हम जो देखते हैं सडन अटैक आते हैं, सडन परेशानी आती है, एकदम से पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, आईसीयू में करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो व्यक्ति मोस्टली, सभी नहीं मैं कहूँगा, मोस्टली 60-70% ये जो समाज के जो आवाम है, ये कोई भी टेस्ट नहीं कराते। उसमें हमें काफ़ी डॉक्टर को भी काफ़ी परेशानी आ जाती है, क्या ये रिसेंट था, क्या ये 10 साल में था, क्या ये 2 साल में था, क्या ये 1 महीने से हुआ। तो ये हमारा पिछला बैक डेटा उसके बाद बिल्कुल कोई ना होने के कारण एक तो हमें उस वक्त ट्रीटमेंट में बड़ी परेशानी आती है। एक तो हमें उस वक्त समय डॉक्टर के पास बहुत कम होता है, उसी में सारी जजमेंट करते हैं, उसी में हम ट्रीटमेंट देते हैं, और हमारा उस वक्त यही रहता है कि हम कोई ना कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। फर्स्ट एड में हर एंगल से, हर ट्रीटमेंट से हर ऑर्गन को हम अप्रोच करता है, और उसके लिए हमें कुछ बेसिक बैकग्राउंड हमें बड़ा ज़रूरी रहता है। उसमें ट्रीटमेंट में भी फर्क पड़ता है। अगर कोई बीमारी 10 साल से या तो हम नेचुरली उसके लिए हम ट्रीटमेंट कोई वो देते हैं, अगर ये बीमारी 2 महीने के वो देते हैं। अगर पहले तो स्वस्थ आदमी था और अभी इतनी सडनली चेंजेस में अगर आ गई हैं, उसके लिए एंटायरली बड़ा डिफरेंट है। तो उसमें तो मेडिकल का तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें तो सिलेबस ही कोई नहीं है। एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ इज द सिलेबस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। तो इसमें आज से मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि हर इंसान को करने चाहिए, और मेरे ख्याल प्रोबेबली हमारे जितने भी पेंशनर लोग हैं, हम लोगों के लिए ये टेस्ट जो है विद इन रीच है, दिस इज नॉट होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक 1980s में हम एक थायराइड जो कॉमन है, 50% लेडीज एंड 10-20% मेल इवन जो इस बीमारी से हैं, और इसका ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है बॉडी के लिए बड़ा एसेंशियल है, हर बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तब इतना मुश्किल था, 80s में भी ये ब्लड टेस्ट दिल्ली भेजते थे और 1200 रुपया लगता था पेशेंट का। 80s में अगर 1200 की अगर बात करें और फिर दिल्ली जाएगा, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी, तो इतनी परेशानियाँ थी। आजकल के ज़माने में तो कोई है नहीं, 2 स्टेप है थायराइड होने, 2 स्टेप है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेप्स जितने भी आपके बॉडी के एसेंशियल टेस्ट हैं वही हो रहे हैं। कुछ टेस्ट हम जम्मू भेजते हैं या बाहर जाते हैं। तो इसमें यह है कि पहले सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने 50 साल की आयु क्रॉस की है, उसको अगर आपका टोटल बॉडी प्रोफाइल होना चाहिए। अगर 40 साल 30 साल में कराते, 10 साल में बहुत अच्छा, नहीं तो 50 ईयर्स लिमिट है, आप बॉडी प्रोफाइल सारा करा लीजिएगा। उस बॉडी प्रोफाइल में हमें ये पता लग जाता है कि आपका कौन सा सिस्टम वीक हो रहा है, फिर उसके बाद हम उसके एलाबरेट टेस्ट करते हैं और मेडिसिन को देते हैं। नेक्स्ट अगर जो भी नहीं किया पास को भूल जाइए, सिर्फ एज आज के दिन में जाके चाहिए। एक तो आपका ECG हर साल में एक बार होना चाहिए, सिंपल टेस्ट, 200 रुपये का टेस्ट आता है, एवरीवेयर अवेलेबल। ECG आप करिएगा और लोगों को डॉक्टर से मशवरा दीजिएगा क्या आप पॉइंट ऑफ व्यू फिट है या नहीं फिट है। ECG ऐसा नहीं है कि आपको 100% गारंटी देगा कि जो आप फिट आना, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको जजमेंट मिल जाएगी कि वेरी गुड। फिर नंबर 2 क्या होता है कि इसके साथ ही आपके बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड प्रेशर बड़ा जरूरी है। ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर के लिए देखिए 1-2 पॉइंट्स जरूर याद रखिए। अगर ऊपर वाला BP आपका 140 से ऊपर जाता है और नीचे वाला BP जो है 80 से ऊपर जाता है, या पल्स रेट आपकी 60 से नीचे रहती है और उधर से आपकी 90-100 से ऊपर जाती है, आपको ट्रीटमेंट टैबलेट की जरूरत है। तो बेसिकली BP को, ऊपर वाले BP को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, 140 से नीचे रखिएगा, नीचे वाले ब्लड प्रेशर को 80 के बराबर में रखिएगा, तो 4 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा। अगर इससे ऊपर नीचे गेट डॉक्टर कंसल्टेशन एंड गेट ट्रीटमेंट। ऐसे आप दवा कोई से जो मेडिसिन दे के खाते हो वो एडवाइजेबल नहीं है, वो आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि जितनी भी जो भी हम मेडिसिन देते हैं आपके हार्ट बीट कितनी चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसमें आप एक BP करवा लीजिएगा, अगर ठीक है तो 5-6 महीने में एक बार 2 बार करवा लीजिएगा, अगर 10 बार मंथली में एक बार कर लीजिएगा, डॉक्टर की एडवाइस करो, ECG स्वामी में कर। फिर आपकी अगर गड़बड़ आती है तो डॉक्टर आपको खुद कंसल्ट करेगा और बताएगा ये आपके लिए ये टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी में आप चलेंगे। उसके बाद जो बेसिक टेस्ट है जो कि हर एक आदमी को करना चाहिए,
हर एक आदमी को हीमोग्लोबिन कराना चाहिए। HB 40 से लेकर टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइम यू कैन डू इट। एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार करिएगा। हायर एज में जब भी जाओगे आपका खून का बनना कम होता है। खून क्योंकि आपकी हड्डियों में बनता है, हड्डियों की जो लॉन्ग खून है वहाँ पर ब्लड बनेगा और आपकी ये खून जो है बोन मैरो उसके अंदर होता है, सेल बनाती है, लीक हो जाती है। तो आपका जितना भी जो ब्लड का सिस्टम बनेगा वो कम हो जाएगा। तो रिस्क रहता है कि आप लोग जो हैं इसमें ब्लड लेवल ना कम होते। और उसके लिए बड़ा साधारण सा टैबलेट है। इसमें हम जनरल कॉमन पब्लिक के लिए हम कहते हैं 11 तक होना चाहिए हेमोग्लोबिन प्रेगनेंट लेडीज में, 12 तक फीमेल में होना चाहिए और 13 तक मेल में होना चाहिए। 11, 12, 13 आप याद रखिएगा। बड़े फर्दर माइक्रो पॉइंट्स में आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप मेल में 13 होना चाहिए, फीमेल 12, प्रेगनेंट लेडीज 11। अब इस लेवल के ऊपर आप हेमोग्लोबिन अगर रखते हैं तो उसके लिए आपका बड़ा अच्छा है। आपकी लाइफ बड़ी इफेक्टिव रहेगी, आपका ऑक्सीजन भी अच्छी रहेगी, बॉडी के कुछ सेल्फ फंक्शन जितने हैं आपको बड़े अच्छे होंगे। और खास करके ये लेवल आपको मेंटेन करना, जो भी हार्ट पेशेंट है बहुत ज़रूरी है, जो भी किडनी पेशेंट है बहुत ज़रूरी है, जो भी लिवर पेशेंट है बहुत भी ज़रूरी है, जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है। इससे अगर थोड़ा काम है हम टैबलेट देते हैं, ज़्यादा काम है आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बट इस लेवल को आपने मेंटेन करना है। सामने 1-2 बार आप टेस्ट करवा लीजिएगा, ये आपका हेमोग्लोबिन डालना है। फिर उसके बाद आपका बड़ा जरूरी है ब्लड शुगर चेकअप। अब देखिए ब्लड शुगर जो है इसके हम 3 लेवल में लेके चलते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब 8 से 10 घंटे फास्टिंग होना चाहिए। आप पानी पी सकते हैं आदमी, बाकी और कोई चीज़ नहीं खाएगा। पानी पीजिएगा, बेस्ट रहता है कि आप मॉर्निंग 8 बजे अपनी शुगर चेकअप कराइएगा। ये शुगर नॉर्मल जो है 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर 100 से ऊपर जा रही है, थोड़ी ऊपर जा रही है, इसका मतलब आप पोटेंशियल डायबिटीज हो, आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, आप मेडिकल सुपरविजन में रहिएगा। अगर ये शुगर जो है रैंडम शुगर भी एनी टाइम मैं चला गया मैंने शुगर की, ये शुगर 140 के नीचे होनी चाहिए। और तीसरी शुगर होती है खाना खा के 2 घंटे बाद। खाना खा के 2 घंटे के बाद खाने का पहला ग्राफ आया, टाइम शुरू हो गया, फिर 2 घंटे के बाद शुगर जो है ये 160 के नीचे होनी चाहिए। ये 3 लेवल है, इनसे ये कर दीजिएगा। अगर आपके लेवल इससे ज़्यादा जाए आपको एक और टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम है HbA1c। लंबा सा अंग्रेजी नाम है, याद नहीं रहता कोई बात नहीं। इतना याद रखो कि ये आपका 3 दिन वाला टेस्ट है और शुगर पेशेंट के लिए किया जा रहा है। ये टेस्ट नॉर्मल 5.5 से नीचे है। तो शुगर पेशेंट के लिए ये 100 ईयर अगर जिंदा रहना है ये 6.5 से नीचे है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट का 5.5 जाते हैं, 5.5 से नीचे हो इसका मतलब आपको शुगर होने के लिए फ्यूचर में कोई चांस नहीं। अगर ये 5.5 और 6.5 के बीच में जाता है या तो आपको डायबिटीज है या आपको पोटेंशियल डायबिटीज है। आप डायबिटीज आपको शुगर जो है डायबिटीज आपको 1-2 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टेस्ट हैं मेनली शुगर के लिए। और ये टेस्ट आपके हर 6 महीने के बाद आपको दिएगा, पूर्ति होने चाहिए। सिंपल टेस्ट है, 40-50 सेकेंड में टेस्ट शुगर का आ जाता है। अगर शुगर लेवल 100 से ऊपर जाएगा आपने HbA1c करना है। ये टेस्ट थोड़ा तो सिंपल टेस्ट है, ये आप करा लीजिएगा। उसके बाद आपका बड़ा जरूरी है किडनी के टेस्ट। देखिए किडनी के टेस्ट अगर बड़े सिंपल से किडनी के टेस्ट 400-500 रुपये में हो जाते हैं, सभी पूरे किडनी के हो जाते हैं। अगर किडनी का नहीं भी करना चाहते हो कम से कम एक क्रेटिनिन 60 रुपये का टेस्ट है वो आप जरूरी करा लीजिएगा। और ये क्रेटिनिन कोशिश करिएगा 1.2 से नीचे रहनी चाहिए। क्रेटिनिन ठीक है, इसका मतलब आपके गुर्दे हाई अंदाज आपके गुर्दे ठीक है, आपको गुर्दे की फंक्शन जो है इनके जो आगे अंदर नेफ्रॉन यूनिट जो फंक्शन फिल्टर करती है ब्लड को पेशाब में आती है, ये आपके ठीक काम कर रहा है। उसके बाद फिर लिवर आ जाता है। अब लिवर में बड़ी परेशानी आ जाती है। लिवर जो है ये बॉडी का इंजन है, लिवर में ही सारे काम करते हैं। लिवर की वीकनेस से ही आपको परेशानी आएगी, सब डिजीज बनेगी। आपको शुगर की प्रॉब्लम आएगी, आपको किडनी हार्ट जितनी भी प्रॉब्लम बॉडी में आएंगी, मसल की जो भी बोन की ब्लड की जितनी भी आएगी ये लिवर की है। लिवर इज इंजन ऑफ योर बॉडी। आपका लिवर जो है ये परफेक्टली 100% नॉर्मल रहना चाहिए, इसकी फंक्शन बड़ी नॉर्मल रहनी चाहिए। इसमें 2-3 टेस्ट हम करते हैं। फिर तो अल्ट्रासाउंड से भी आपको रफली पता लग जाता है कि आपको फैटी लिवर तो नहीं है। इसका ये खराब होने का मेन रीजन 2 ही जाते हैं। एक तो कोई बड़ा अगर बदकिस्मत है तो कैंसर वगैरह बीमारी हो सकती है। नंबर 2 इसमें फैट डिपॉजिट। फैट जितनी डिपॉजिट होगी इसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाएगी। उसके बाद फिर इसको सिरोसिस हो जाते हैं, ब्लड लॉन्ड्री वगैरह होती है, एडवांस स्टेज लीवर फेलियर में चली जाती है, बॉडी और पेट में पानी भरा जाता है, इंसान को बहुत सी परेशानियाँ हो जाती है।
तो इनका टेस्ट सिंपली है कि एक तो आपको जॉन्डिस नहीं होनी है, जॉन्डिस से आप लेवल का चेकअप डॉक्टर से एकदम से करिएगा, मेडिसिन लीजिएगा। और इसमें जितने भी हैं जो लीवर के जितने भी डिजीज आती हैं, मोस्टली जो पीलिया रिलेटेड डिजीज हैं, ये दो किस्म की हैं। एक तो पानी से आती हैं, दूसरा इंसान के फ्लूइड से आती है। फ्लूइड कोई भी हो, इंसान का आपका ब्लड हो गया, सीमन हो गया, आपका जितने भी बॉडी फ्लूइड जितने भी आ गए, इस फ्लूइड से ही आपको बीमारियां आएंगी। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये पानी से आती हैं, गंदगी से आती हैं और गंदी चीज़ें खाने से आती हैं। तो इनका सिंपल ट्रीटमेंट है, नथिंग टू वरी। ए और ई मोस्टली ए कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, लेस कॉमन है, ए बहुत कॉमन है। इसका ट्रीटमेंट है, एकदम से आप ट्रीटमेंट लीजिएगा ताकि पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह एकदम से रिकवर हो जाएगी, लीवर आपका नहीं। बाकी जो बीसीडी डिजीज है वो इंसान के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो गया, बॉडी का जितनी भी सिक्रीशन अगर एक से दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा। इनका कोई इलाज नहीं। इनका हम सिर्फ यही करते हैं कि इनका वायरल रोग किसमें है, वायरल रोग देख के हम स्टडी करके उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और ट्रीटमेंट आपको ध्यान मिलेगा। तो इसमें ये आप देख लीजिएगा, अगर हेपेटाइटिस जॉन्डिस वगैरह होती है अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए बड़ा अच्छा टेस्ट करते हैं, वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन 3-4 हज़ार का टेस्ट है, कॉस्टली है। मुझे कंपनी एग्री टू डू इट इन माई नर्सिंग। हर महीने में एक बार आते हैं, एक डू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हर महीने में एक साथ एक बार, और फाइब्रोस्कैन कराना बहुत जरूरी है। जब भी आपको मौका मिलेगा सामने तो आप फाइब्रोस्कैन करा लीजिएगा, और खास करके जब आपको फ्री है अगर फाइब्रोस्कैन आपको जाना पड़ेगा, हायर सेंटर में जाना पड़ेगा, नारायण में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर लेबर प्रॉब्लम आती है तो फाइब्रोस्कैन को कराना ही कराना है। नहीं आती है तो नॉर्मल हेल्थ में आप कर लीजिएगा, क्योंकि अर्ली स्टेज लीवर डिजीज में जब सिरोसिस और क्रैश आती है आपको कोई पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ हमें ये डॉक्टर को ही पता लगेगा कि उसके बाद आती है किडनी प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है। किडनी के टेस्ट बड़े सिंपल हैं, सारे सभी टेस्ट बाई अल्लाह सिंपल है, वो आप करा लीजिएगा ताकि आप किडनी फेलियर में न जाओ। किडनी फेलियर में आपको किडनी मोस्टली ब्लड प्रेशर के कारण होती है। आप लोगों के ब्लड प्रेशर जितने भी कंट्रोल रहना चाहिए, किडनी में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो किडनी में स्टोन नहीं होनी चाहिए। किडनी स्टोन को लापरवाही से मत कीजिएगा। मोस्टली क्या होता है, किडनी में स्टोन आ जाते हैं, जो उनका किडनी यूरिन बनाती है वो आगे नहीं निकल पाता, तो सारा यूरिन पीछे इकट्ठा हो जाता है किडनी में। तो किडनी का यूरिन बाहर ना निकलने के कारण किडनी फेलियर में चली जाती है। तो किडनी बॉडी का एक बहुत वाइटल है। एक बार अगर किडनी आपकी फेल होगी तो आपको सारी जिंदगी जो है लाइफ हैंडीकैप हो जाएगी, डायलिसिस आ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। आपको किडनी ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटीज़ हैं, बट इज़ वेरी कॉस्टली अप है। और ये किडनी ट्रांसप्लांट जितना भी आपका जाएगा, ये तो आपकी मनी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और इसमें दो आदमी की लाइफ रिस्क में चली जाती है, एक जो देता है, दूसरा जो देता है। और इसमें गारंटी नहीं होती कि आपको 100% किडनी जो मिली है वो ठीक हो जाए। तो इसमें किडनी एक बड़ा एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तीसरा सब बड़ा ज़्यादा हार्ट इशू। हार्ट इशू जितने भी आपको आते हैं, इसका बचाव का एक सिंपल साधारण है, आप कभी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा मत करें। से ऊपर जाता है, नीचे का 80 से ऊपर जाता है, डॉक्टर रिजल्ट के प्रिस्क्रिप्शन में टेक मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन 5-10 रुपये की 100 रुपये की टैबलेट आ जाती है, एक खानी है। महीने में एक बार चेकअप कराओ और अपना जितना भी है आप कर दीजिएगा, और इसी ही साल में एक बार कर दीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। बट कुछ लोग जो हैं, अगर हार्ट में अंदर ज़्यादा गड़बड़ होगी तो उसमें आपने नेचुरल मेडिसिन से आपने आप लिक्विड प्रोफाइल कराना पड़ेगा। लिक्विड प्रोफाइल कर दीजिएगा। हार्ट कभी फेलियर में नहीं जाए, उस फेलियर की भी टेस्ट है, प्रो-एनजीएन टेस्ट है, आता है, उससे हमें पता लगता है फेलियर में जा रहा है। फिर नंबर 3 बड़ा ज़्यादा रहता है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई करता है। अगर आपको एक्सर्शन करते हो, चढ़ाई चलते हो, तो कभी भी आपको दर्द होता है, आपको एकदम से एंजियोग्राफी करानी चाहिए। एंजियोग्राफी से एकदम से पता लग जाता है हार्ट की इंपॉर्टेंट 3 वेसल होती हैं, या उन 3 वेसल का ब्लड फ्लो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अमूमन 70% अगर ये ब्लॉकेज होगी, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। 70% के बाद वो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, जब चढ़ाई करेगा, हेवी काम करेगा, उसमें सीने में दर्द होगा, यानी कोई भी सीने में दर्द से लेकर स्किन तक दर्द होगा, बाजू में भी जा सकता है, गले में आ सकता है, चेस्ट में हो सकता है, ये जो है। और ये एक्सर्शन के साथ होगा। जब आदमी रेस्ट करेगा
तो आदमी का एकदम से ब्लड का फर्क पड़ जाएगा, पसीना आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है शो करता है कि आपका हार्ट जो है जिसके लिए नुकसान है। तो इसमें एंजियोग्राफी आप करा के तो इसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में करा दीजिए, आपकी स्टेंटिंग हो जाएगी। सिंपल ट्रीटमेंट है, 10-15 मिनट की स्टेंट करा लो, आपकी लाइफ 10-20 साल आराम से निकल जाएगी। और उसके बाद अपना बीपी कंट्रोल कर लीजिएगा, फैट इंटेक बड़ा कम कर लीजिएगा। उसी बार मैं आपको फैट के बारे में थोड़ा बताऊँगा, फैट एसेंशियल है, बड़ी जरूरी है लाइफ के बारे में। तो इसमें आपका हार्ट का जो मसला जिसमें भी था ये आप कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसी के आपको एकदम से पता लग जाएगा मेरे स्ट्रेंथ तो नहीं आ रहा है, और उसके बाद आता है तो एकदम से बहुत जरूरी है। लोग बहुत डिले कर देते हैं कि एंजियोग्राफी में पता नहीं क्या होता है, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसमें डाई इंजेक्ट करके डायरेक्टली स्क्रीन पर अल्ट्रासाउंड की तरफ देखा जाता है, ब्लड सप्लाई कितनी जा रही है, क्या हो रहा है, पूरा हार्ट की पंपिंग में पता लग जाता है। उससे पहले ईको टेस्ट है, ईको टेस्ट बड़ा सिंपल सा ईको टेस्ट है कार्डियो का, ये भी आप करा सकते हैं, एंजियो करा सकते हैं, और डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आपको एकदम से आपको बता देगा शुरू हो जाए। उसके बाद फिर बड़ा दिक्कत आ जाती है ब्रेन डिजीज। देखिए ब्रेन डिजीज में उसमें बड़ा डिप्रेशन में रहता है, एक तो हाई रेट में डिप्रेशन वैसे ही हो जाती है, और इस डिप्रेशन का एक तो मेन काज है, मेन काज दो ही काज है। एक तो काज ये है कि लोनलीनेस, क्योंकि बच्चों में और दादा दादी और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों में जितने भी आ गए, इनमें बड़ा जनरेशन गैप आ जाता है। और हम बुजुर्ग लोग जो है बच्चों के इतने बड़े जनरेशन गैप को इतनी फास्ट एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो जा रही है, इनमें एकदम से की सोच की जो है वो सिस्टम इतना अलग अलग हो गया है कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम जो कह रहे हैं बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो बच्चे कह रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बाजार क्या होता है, ये बुजुर्ग लोग जितने भी हैं लोनलीनेस में चले जाते हैं, जब बच्चे उनके सर्विस में हैं, फैमिली नहीं है, तो हाई रेट होने में ये खुद उनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाहर आने उनका घूमना बड़ा कम हो जाता है, वहाँ के लोग भी उनके पास आना कम हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा एक साइकिल है जो चलता रहेगा, और बुजुर्ग आदमी को लोनलीनेस सारी चीज़ के कारण जो है डिप्रेशन बढ़ा जाता है। नंबर भी ब्रेन के वैसे भी जितने ट्यूशन कम बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है ये कम हो जाती है, ब्रेन के सेल डेड होने शुरू हो जाते हैं। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, ऐसी है जब 60 ईयर्स में तकरीबन 15 से 20% ब्रेन सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। आजकल बड़ी अच्छी ब्रेन की एक्सरसाइज एक्टिविटीज बनी हुई है मेडिकली में, वो भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा ताकि आपके ब्रेन सेल जितने हैं वो जल्दी डेड ना हो, ये प्रोग्राम होते हैं। फिर आपको हार्ट थम में पार्किंसन प्रॉब्लम आ जाती है, डिमेंशिया आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ब्रेन रिलेटेड बड़ी रहता है। इसके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि आप अपनी डाइट पर बड़ा ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में बड़ा इंक्रीज करिएगा, और एक्सरसाइज बड़ी ज़्यादा है, मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होनी चाहिए, आप बैठ कर मत रहिएगा। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जॉइंट्स में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है, जॉइंट्स की नरिशमेंट ब्लड फ्लूइड से होती है। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, आप जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं करेंगे, आपके जॉइंट्स एकदम से जाना पड़ेगी, आपके बोन के जो टर्मिनल एंड्स हैं वो इस जाएंगे, आपको गलत शुरू हो जाएगा, आपको नी रिप्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, आपको केस में दिक्कत आएगी। तो सिंपल है, आप एक अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करिएगा, ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए आप ज़रूर न्यूज़पेपर बुक्स अपना प्रोफेशन को लाइव रखिएगा, और ये अपना जितना नाली ज्ञान, जितना भी टेक्निकल नाली ज्ञान है, ये दूसरों को ट्रांसमिट करो। इसमें आपकी ब्रेन जो क्षमता है ये बढ़ेगी, और ब्रेन के सेल जो है ये रिकवरी स्टेज में रहेंगे, और आपको ये तो लेक्चर तो बहुत ज़्यादा है। अपना जो नियम है उसके ऊपर चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं एक और अंकल जी आगे मास्टर नानक चंद जी, ये दोनों बुजुर्ग, तो बाकी जितने भी टीचर थे वो जब लोग, तो मास्टर नानक चंद जी का एक नियम था, ताऊ जी का नियम था कि प्रेयर में खड़े होना, प्रेयर बोलवाना, और फिर साथ खड़े होकर के जो गीता के श्लोक या विद्यार्थी जीवन क्या है, कैसे आपने विद्या ग्रहण करनी है, ये सब हमको सुनाते थे। तो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए शोभिलाल जी बोलता, शांति गुरु जी बोलते करके खड़े करके, तो वो
प्रार्थना किया तो वो बोलते थे क्या, तो ब्रह्मचारी, तेजधारी और सदाचारी बने, ये शब्द थे। तो 3 नियम जो है वो उसको लेकर के वो मार्ग किया गया अच्छी तरह से कि इन 3 नियम को आप ये जो विद्यार्थी जीवन में आप अडॉप्ट करें। तो कोशिश करी हमने, ये नहीं कि हमने कोशिश करी कि हम इन 3 जो नियम इन पर हम चलते हैं तो ये अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होगा। ब्रह्मचारी रहना, सदाचारी रहना और फिर तेजधारी तेज बनवाना। उसी के बाद उसके बाद हमारे बहुत माननीय अपने मास्टर लालू जी थे, तो वो गुरु क्या करते थे कि स्वस्थ होकर के, फिर स्वस्थ होकर के जियोगे तब जाकर के ये विद्या ग्रहण करोगे। छोटी उम्र में आप क्या करो कि अच्छे अच्छे नियम जैसे कहते हैं प्रातः काल उठना, स्नान करना और फिर माता पिता की आज्ञा का पालन करना और स्कूल जाने से कभी जाना नहीं। कहते थे गेट एजुकेशन एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके आप एजुकेशन जीवन में ग्रहण करो। तो हम सब ने उन्हीं की कृपा से आज इस रूप में अभी तक सामने। उसके बाद आप देखिए कि कितना अरसा जो है हम अपना सारा जीवन जो है अगर सर्विस काम कार्य करते हैं तो अगर जो लोग सर्विस में जा करके और फिर जो उन्होंने पढ़ा होता है उसके बाद तो सारे का सारा ज्ञान जो है वो सारे समाज को देते। अगर टीचर है तो क्या वो अपने स्टूडेंट्स को देता है, या कोई भी कर्मचारी है वो अपने ज्ञान से जो उसके हिस्से में है वो समाज की सेवा करता है। और फिर आखिर एक वक्त जरूर आता है जो व्यक्ति पहले अपॉइंटमेंट होता के लिए उसका दिन बनता है, एक दिन आता है वो रिटायर होता है। रिटायर होने के बाद ईश्वर की कृपा से हम सब जो है इकट्ठे हैं, तो आप सब ने मिलकर के इकट्ठे होने और फिर यहाँ बैठने और एक दूसरे का अच्छा हो। आप सब ने मेरे लिए ब्लेसिंग दी है, मैं इसका गुरु प्रार्थना करूंगा कि चलो मैं इतना स्वस्थ तो नहीं लेकिन जितना मैं स्वस्थ हूँ मेरे से अधिक आप इन लोगों वाले से प्रार्थना करता हूँ। मेरे आगे से भी आपकी जगह आई और मैं सबसे पहले रास्ता बच्चे आए हैं, इनका भी आज बर्थडे है, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो ये भी चिरंजीवी हूँ और इस तरह से कीर्तिमान हूँ, यशस्वी हूँ। इसी तरह हम सबकी सेवा करते रहे, ये सेवा कर मैं यही समझता हूँ कि चलो उम्र में अगर मैं बता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपनी आयु के मुताबिक ये भी आप सीनियर सिटीजन हैं और हमारे जीव को आगे चला रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो ये भी सेवा करते हैं। मैं जरूर कहूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब जो है इनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारा ये जो बर्थडे तो पहले तो कुछ नहीं बुलाता तो ठीक है, घर में बच्चे थे आदि तो जैसा करता था ठीक है बैठा करते थे, लेकिन इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम ना पेंशनी रजिस्ट्रेशन आगे मिलकर के आपका ये बर्थडे मनाया करें। तो कार्यक्रम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हम सब की सेवा करते हैं और तंजीम और आज हमें इंस्पिरेशन की है तो उनके लिए मैं आप सबकी तरफ से मुबारक देता हूँ। साथ ही साथ हमारे सूर्यनाथ जी यहाँ आए हैं, इनकी बिटिया की शादी है तो उनको बहुत बड़ी बड़ी बधाई और इनका मंगल कार्य जो है ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बढ़िया बढ़िया ढंग से हो जाए। तो मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मीडिया पर्सन भी
आपने बहुत तो पिलर का स्वस्थ रहना, पिलर का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अभी अपने आप को ढीला मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं, लेकिन स्वस्थ रहे और बिल्कुल ऊर्जा मानते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने प्रेसिडेंट साहब से कि आज की सभा में वो अपने विचार रखें और सभा को संपन्न होने का डॉक्टर साहब तो राशिद साहब तो मैं आज इस मौके पर तमाम पेंशनर एसोसिएशन के साथियों की तरफ से दिली मुबारक देता हूँ और मुझे ये विश्वास है कि ये सेंचुरी क्रॉस करेंगे, क्योंकि जो हालात नजर आते हैं, क्योंकि एक आदमी को चिंता जो है ना वो सताती है और वो वीक हो जाता है। तो इन्होंने अपनी फैमिली को इस कदर एडवांस किया है कि ये घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल फ्री, और इन्होंने जो मार्ग पकड़ा हुआ है धार्मिक लाइन पर भी ये बहुत बड़े एडवांस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सेंचुरी क्रॉस करके भी अब आप जाएंगे। साथ ही डॉक्टर साहब मुझे अपने एमडी साहब ये परेशान नजर आते हैं कि कोई ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरी सेहत खराब, इन्हें इतना नहीं महसूस करना चाहिए। आप डेली जाएं, आप ट्रीटमेंट कराएं, कोई ऐसी बात नहीं, अभी आपकी कोई एज नहीं है तो उसको किसी बात को सीरियस नहीं ले। तो हमारे अब एनुअल डे आ रहा है, तो सब साथियों की ये चॉइस है कि एमएलए साहब को एनुअल डे बुलाया। तो 26 मार्च से 4 अप्रैल तक सेशन कर रहा है। तो हमारा जो 2 अप्रैल को ऐसे रूटीन में आता है, तो अब एमएलए साहब से बात करके मैं टाइम दे दूंगा उनसे कि किस दिन वो प्रोग्राम हमारे में शामिल होंगे। तो मैं सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 और 25 के दरमियान एक मीटिंग रखें, ताकि हम एनुअल डे की तैयारी जो है वो कर लें और लेटर वगैरह निकाल दें और डेट जो है साथियों को लिखा दें। तो मैं ज्यादा टाइम न लेता हुआ आपसे सेंटर से आनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो तो आप उचित समझते हैं अगर वो कंपटीशन जो है, कल भी ये आर्डर जो है वो आपने पढ़ा होगा हाई कोर्ट का कि पुराना जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 10 साल इंटरेस्ट वही ले रहे हैं जब से ये 15 साल का नियम लागू हुआ। उस वक्त क्या इंटरेस्ट था 10 ईयर का। कल भी एक आर्डर जो था फेसबुक पर आया हुआ था, तो इसका भी अगर जिक्र हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी। जैसा कि हमारी रूटीन के मुताबिक हर महीने की 2 तारीख को हम जहाँ पे पेंशनर एसोसिएशन और हमारी सीनियर सिटीजन काउंसिल के मेंबरान जहाँ बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं और दुख सुख भी फरोलते हैं। आज का दिन तो हमारे लिए बड़ा अहम है कि आज के दिन में हमारे बीच पेंशनर एसोसिएशन के हमारे फाउंडर मेंबर्स मास्टर रोशनलाल राशिद जी, उनका आज 89वां जन्मदिन जो है हमने बड़ी धूमधाम से जहां बनाया। इसके साथ ही हमारी एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मुल्खराज शर्मा जी, इनका भी आज जन्म दिवस कितना मनाया 64। तो वो भी हमें यहाँ बैठकर आज हमें बहुत अच्छा मौका समा मिला, खुशियां बांटी आपस में, और सब ने यही कामना की परमपिता परमेश्वर से कि इनकी दीर्घ आयु हो, ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जिस तरह से ये समाज की सेवा कर रहे हैं इसी तरह ये करते रहें। साथ ही आज के दिन इस शुभ अवसर पर हम अपनी सरकार से, खास करके पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से, माननीय एलजी साहब से व चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह हमारा 8th पे कमीशन जो बन रहा है, जो आ रहा है सुझाव उस पर मांगे गए हैं,
हम आपसे ये निवेदन करते हैं आज अपने साथियों के और आपके माध्यम से कि खासकर जो पेंशनर लोग होते हैं, इन्होंने बड़ा एक कीमती समय जो है सरकार को दिया होता है। अब ये सेवानिवृत्त हैं और इनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, खास करके जैसे केंद्रीय जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके लिए मेडिकल अलाउंस जो है इस वक्त जो 1000 रुपया मिल रहा है उनको, 1000 से भी तो आजकल कुछ नहीं बनता बहुत महंगाई के दौर पे, लेकिन फिर भी हम आपको ज़्यादा ना कहते हुए कम से हम ये कहेंगे कम से कम हमारे पेंशनर्स को जो स्टेट लेवल के इनको भी एट पार सेंटर जो केंद्रीय मुलाजिम हैं उनके मुकाबले में 1000 जो मेडिकल अलाउंस जरूर देना चाहिए, ताकि जो अपने स्वास्थ्य का जो वो ख्याल रखें कि इस वक्त वो सीनियर सिटीजन जो हैं वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे मांगेंगे, यही जो उन्होंने सेवाएं की हैं उसी का वो लाभ लेने के लिए उनका हक बनता है। उसके अलावा बहुत सारी हमारी और भी डिमांड हैं, जैसे हमने पहले भी इनसे निवेदन किया था कि जो हमारा कम्यूटेशन का पीरियड जो है जो 15 साल का इन्होंने कैलकुलेट करके रखा है वो 10 साल 8 महीने का हमारे माननीय हाई कोर्ट्स ने पंजाब हरियाणा ने दिया है, तो वो लागू करना चाहिए। फौरी तौर पर वो रिकवरी जो है उसी तक सीमित रखनी चाहिए और जिनकी हो गई है उनको वो विद इंटरेस्ट वापस करना चाहिए। यही आज हमारे इस शुभ अवसर पर आज के दिन में हम यही डिमांड करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप आकर हमारी जो यहाँ खबर लेते हैं और हमारे साथ दुख जो हम साझा करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। धन्यवाद।